बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, आज हम एक नए दिलचस्प टॉपिक के लिए दोबारा हाजिर हुए हैं। तो ये बहुत अहम टॉपिक है और ये सीजनल है, और जो आजकल बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है वो है हीट स्ट्रेस। हीट स्ट्रेस जो है, ये पोल्ट्री इंडस्ट्री को जो ना बहुत ज़्यादा जो है ना ये कॉस्टली पड़ता है, और आम लोग इसको समझ नहीं पाते जब तक कि उनका नुकसान हो चुका होता है। तो हीट स्ट्रेस जो है, इस पे हम आज सरसरी सी बात करेंगे। मेरा मेजर फोकस यही होगा कि इसके ट्रीटमेंट पे फोकस होगा कि क्या ट्रीटमेंट करना है कमर्शियल लेवल पे और लोकल लेवल पे और बैकयार्ड पोल्ट्री पे, किस तरह हमने ट्रीटमेंट करना है, या होम घरों में जो जिन्होंने मुर्गियाँ वगैरह रखी होती हैं तो वो अपने जो इस हीट स्ट्रेस के दिनों में, गर्मियों के दिनों में, तो वो कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो हीट स्ट्रेस जो बेसिकली है क्या चीज़, बर्ड पे कैसे असरअंदाज होती है, ठीक है, ये मैं हल्का सा आपको बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बर्ड जो है वो होम्योथर्म है, और इसका बर्ड का ये है कि ये अपना जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है ना उसको इस्तेमाल करते हुए बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए एडजस्ट करता है। लेकिन अगर उसका थर्मल न्यूट्रल जोन जो कि 17 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसमें ये कुछ नहीं करता, ठीक है, उसमें समझिए इसका सिस्टम जो है वो नील होता है। और अगर उसका टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाए, मिसाल के तौर पर, तो अगर वो 27 तक भी ज़्यादा तो बर्ड्स को टॉलरेट, अगर इससे ऊपर जाता है तो उसके बॉडी के जो बाकी सिस्टम है वो एक्टिव होते हैं उसको हीट को जो है ना कंपनसेट करने के लिए। और वो थ्रू कैसे करते हैं, वो दो तरीकाकार होते हैं। एक तो थर्मोजेंसिस होता है कि वो डिक्रीज कर देता है, थर्मोजेंसिस, ठीक है। थर्मोजेंसिस का मतलब है अपना मेटाबॉलिज्म जो है वो डिक्रीज कर देता है, और जो थर्मोलाइसिस है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब थर्मोजेंसिस क्या है और थर्मोलाइसिस क्या है। थर्मोजेंसिस मैंने आपको बताया, मेटाबॉलिज्म अपना वो जो है वो कम कर देता है, जबकि थर्मोलाइसिस जो है इसमें तीन तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिसमें कंडक्शन है, रेडिएशन है, और जो है कन्वेक्शन है, ठीक है। तो ये जो तरीकाकार है इसके थ्रू वो जो है वो कम करता है। उसके बाद उसका सेंसिबल हीट लॉस। सेंसिबल हीट लॉस ये होता है कि वो थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, थ्रू वेपर्स के यानी वाटर के थ्रू अपना जो है ना वो हीट लॉस करता है, तो इसको हम जो कहते हैं वो लेटेंट हीट लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद जो बर्ड हीट स्ट्रेस को जो मुख्तलिफ मैकेनिज्म है उसके जरिए जो है ना वो कम करता है। एक तो ये है कि वो बिहेवियरल चेंज आती है। बिहेवियर चेंज का मतलब ये होता है कि वो अपनी फीड कम कर देता है, ठीक है, कूल जगह की तलाश करता है, ठीक है। तो और उसमें ये होता है कि फीड इनटेक कम हो जाएगा, बर्ड पानी ज़्यादा पिएगा और ठंडी जगह की तरफ जाएगा, ठीक है। ये तो उसका बिहेवियर हो। उसके बाद आता है वेजिटेटिव स्ट्रेस। वेजिटेटिव स्ट्रेस में ये होता है बर्ड जो है ना उसकी वेजो डायलेशन हो जाती है, मतलब कि अपने वो जो पेरिफेरी की वेसल्स है ना उनकी वेजो डायलेशन कर लेता है, जिसकी वजह से वो हीट लॉस करता है, ठीक है, अपने विंग्स फैला लेता है, ठीक है। तो वो जो है ना इसके थ्रू जो अपना है ना हीट जो है हीट लॉस करता है। अब जो लेटेंट हीट लॉस है वो जिस तरह के सांस के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए वो अपना जो है वो हीट लॉस करता है। तो अगर नॉर्मल जो टेम्परेचर है 41.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, उस पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो साइकिल्स है ना वो 30 साइकिल्स पर मिनट है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर है, अगर ये टेम्परेचर बियॉन्ड 44 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है तो यही जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साइकिल हैं वो 160 साइकिल पर मिनट तक चला जाता है, ठीक है। जब इतनी ज़्यादा रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ जाता है तो क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी वो ज़्यादा बाहर निकलती है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका जो आयोनिक एसिड बेस बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है ना जी। तो वो समझिए कि वो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में चला जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसमें रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस भी बता देता हूँ कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है क्या चीज़। बेसिकली ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस जो है ये जब आपकी पीएच जो है ना उसके साथ लिंक करता है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली जो होता है आपका पीएच जो होती है वो इंक्रीज होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है, ठीक है, और बाइकार्बोनेट आयन भी कम होते हैं, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी जो अल्कलोसिस है ये बेसिकली आपके हीट स्ट्रेस की वजह से होती है, फीवर में हो जाती है, एटीट्यूड में भी होती है, एनीमिया में भी होती है, और आपके जो लीवर के डिसऑर्डर होते हैं उसमें भी आपकी जो है ना ये मसला आता है। आपको मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर जानवर का टेम्परेचर 41.5 है, ठीक है, तो जानवर क्या करेगा कि वो अपनी हीट जो है ना वो दो तरीकों से निकालेगा। एक तो अवेपोरेशन के थ्रू 25% अवेपोरेशन के थ्रू निकालेगा,
और जो 75% है वो थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू निकाल लेगा। ठीक है, अगर बर्ड का टेम्परेचर 42.5 हो जाता है तो वो जो वेपोरेशन के जरिए 25 से वो इंक्रीज करके 50% हो जाएगी। ठीक है, और जो उसकी सेंसिबल हीट लॉस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और अगेन अगर उसका टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, बर्ड का इनसाइड टेम्परेचर, जो कि बाहर का टेम्परेचर अगर 30+ चला जाता है तो क्या होता है, तो उसकी एवेपोरेशन से जो हीट लॉस हो रहा है वो 80% हो रहा है। ठीक है, और जो 75% है वो थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू निकाल लेगा। ठीक है, अगर बर्ड का टेम्परेचर 42.5 हो जाता है तो वो जो वेपोरेशन के जरिए 25 से वो इंक्रीज करके 50% हो जाएगी। ठीक है, और जो उसकी सेंसिबल हीट लॉस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, और अगेन अगर उसका टेम्परेचर 44 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, बर्ड का इनसाइड टेम्परेचर, जो कि बाहर का टेम्परेचर अगर 30+ चला जाता है तो क्या होता है, तो उसकी एवेपोरेशन से जो हीट लॉस हो रहा है वो 80% हो रहा है। और जब 47 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी का इनसाइड टेम्परेचर आता है तो बर्ड उस पे उसकी डेथ हो जाती है। अब उसमें वही मैंने आपको चीज़ बिहेवियर जो है दो तरीके से, वही जो मैंने आपको बताया है, इसमें यही अल्कलोसिस आ गई। उसके बाद एनर्जी डेफिशिएंट बर्ड हो जाता है, हार्ट का मसला आता है। ठीक है, अब जब हार्ट का मसला आता है उसके बाद आपका जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन है ना वो रिलीज होती है, जिसके बाद इम्यूनो सप्रेशन आती है। उसके बाद आपकी एचपीएस प्रोटीन्स जो होती हैं, जिसे हम कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन। अब हीट शॉक प्रोटीन दो तरह की होती हैं। HPS 70 ये क्या काम करती है, ये जो है बर्ड को आफ्टर हीट शॉक जो है ना रिकवर करने में मदद करती है। और उसके बाद जो HPS हीट शॉक प्रोटीन 20 जो है ये बर्ड की वेजोडाइलेशन करवाती है। ठीक है, ये तो मतलब कि नॉर्मल आपको मैकेनिज्म बता दिया। दूसरा आपका ये है कि आपको फीड की जो टाइमिंग है उसको चेंज करें, कि अर्ली मॉर्निंग करें। ठीक है, और लेट नाइट करें, ताकि जो हीट स्ट्रेस का पीरियड है वो आपका निकल जाए। ठीक है, अब हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अब मैं आपको ट्रीटमेंट, इसके मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटमेंट बताऊंगा। तो एक वो ट्रीटमेंट बताऊंगा जो कमर्शियल लेवल पे यूज होता है, एक आपको बताऊंगा कोई बैकयार्ड पोल्ट्री वाले यूज करते हैं, एक आम जो जिनके घरों में 5, 10, 15 मुर्गी रखी हुई है उनके लिए बताऊंगा। ठीक है, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप जो है ना करेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले अल्कलोसिस होती है। अल्कलोसिस के एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्बेंस है उसको हम देखेंगे। उसके बाद क्योंकि बर्ड इसमें एनर्जी डेफिशिएंट होता है बिहेवियर की वजह से, उसके बाद इसमें क्योंकि जो इसकी वेजिटेटिव स्ट्रेस की वजह से बर्ड का हार्ट रेट इंक्रीज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी एपिथेलियम जो है ना जो वेजोडाइलेशन होती है, तो उसको करने के लिए हम मतलब कार्निटीन देंगे। उसके बाद इम्यूनो सप्रेशन होती है, उसके लिए हम विटामिन वगैरह देंगे। उसके बाद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिस तरह के नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स देंगे। और उसके बाद जो है उसकी जो है बाकी थेरेपी करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं जी सबसे पहले सोडा बाइकार्बोनेट। इसका बेहतरीन हल है, क्यों कि थ्रू वेपोरेशन कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो रहा है, सोडा बाइकार्बोनेट कम हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ बाइकार्बोनेट आयन भी कम हो रहा था। उसको कंपनसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडा बाइकार्बोनेट आयन जो है ना वो हम इसमें डालते हैं। वो उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.5% तक हम यूज़ कर सकते हैं वाटर में, लेकिन थ्रू फीड हम यूज़ कर सकते हैं 4 से 5 kg पर टन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम अमोनियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम निशादर कहते हैं। वो भी हम 0.3 से 0.5% तक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसको हमने 0.6 से बियॉन्ड यूज़ नहीं कर सकते, क्यों कि अगर इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आपको एसिडोसिस का प्रॉब्लम आएगा। उसके बाद जो सोडियम क्लोराइड है वो आप यूज़ कर सकते हैं रूटीन में, मतलब कि 3 से 4 ग्राम पर लीटर ड्रिंकिंग वाटर आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आप इससे ज़्यादा अगर यूज़ करेंगे तो फिर अल्कलोसिस होने का चांस है। ठीक है, उसके बाद आपका पोटाशियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड 0.1 से 0.2% आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो एनर्जी डेफिशिएंसी में आप जो है ना वो सॉर्बिटोल, क्लीन क्लोराइड यूज़ करें। क्यों कि आपकी एनर्जी जो है ना वो बर्ड फीडिंग पे कम हो रही है, तो उसमें आप बहुत वेजिटेबल ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल क्या होता है कि उसकी डाइजेशन के लिए बर्ड को कम जो है ना वो मेटाबॉलिज्म करना पड़ता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो कार्निटीन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद विटामिन सी में सबसे बेहतर जो है वो विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी जो है ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद जो नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं,
जो कि इंटरफेयर करेंगी प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ और थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम के ऊपर एक्ट करेंगी, तो उसमें आप दो यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तो फ्लोनिक्सन मैग्लोमिनिन फ्लोनिक्सन आप यूज़ करेंगे, वो 3 to 5 मिलीग्राम जो है ना वो आप यूज़ करेंगे, ठीक है। मिलीग्राम पर केजी होता है, बाज़ का 5 मिलीग्राम पर लीटर भी यूज़ होता है, और वैसे उसकी जो डोज देखे तो 1 ml पर 10 to 20 kg हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे एस्पिरिन एसिटाइल सिलिसैलिक एसिड, ठीक है। ये हम विटामिन सी के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं, एसिटाइल सिलिसैलिक एसिड को। और विटामिन सी ग्रा जो है वो आप 300 मिलीग्राम पर लीटर आप जो है ना मिलीग्राम पर लीटर आप 3 से 4 दिन इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो अदर मेडिसिन यूज़ होती है वो है फेनोथायाजीन, वो आप यूज़ कर सकते हैं 2.5 से 5 ग्राम पर केजी के हिसाब से। और उसके बाद जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक में जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हम यूज़ कर सकते हैं, इससे बेहतर ग्रोथ परफॉर्मेंस होगी आपकी, ठीक है। और इसके बाद जिंक पसिट्रामाइसिन जो कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करेगी, ये भी आप फीड में यूज़ कर सकते हैं 110 ग्राम पर टन के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो हो गया एक कमर्शियल लेवल का ट्रीटमेंट। अब मैं आ जाता हूँ एक और, मतलब कि होम जो घरों में लोग अक्सर मतलब करते हैं, या वैसे आप देखते हैं कि ये हमने खुद इलेक्ट्रोलाइट वगैरह बनाने हैं, तो उसमें आप पोटाशियम क्लोराइड जो है वो आप लेंगे 2 ग्राम, ठीक है। उसके बाद सोडा बाइकार्बोनेट लेंगे आप 5 ग्राम। उसके बाद आप सोडियम क्लोराइड यानी जो साल्ट होता है टेबल साल्ट, वो आप 6 ग्राम लेंगे। और फिर आप उसके साथ लेंगे ग्लूकोज या शुगर, वो 12 ग्राम लेंगे, ठीक है। तो ये आपका टोटल हो गया। अब इसको आपने 4 लीटर पानी में मिक्स कर लेना है और अपने बर्ड को ऑफर करना है, ठीक है। तो ये एक जो फार्मूला मैं बता दिया, ये आम इलेक्ट्रोलाइट का एक फार्मूला है और ये अथेंटिक फार्मूला है। तो रिसर्च बेस्ड फार्मूला है, ऐसे नहीं कि आप बता रहे, प्रॉपर सी कंसल्टेशन के साथ बताया। और दूसरा, अगर आप समझते हैं कि यार हीट स्ट्रेस ज़्यादा है, तो उसके लिए आप जो सोडा की बोतल होती है, जिस तरह कोका कोला हो गई या सेवन अप होगी, तो वो भी आप अपने बर्ड को दोपहर के वक्त ऑफर कर सकते हैं 3 से 4 ml पर लीटर के हिसाब से। उसके साथ आप विटामिन सी ऐड करें, ठीक है। और और उसके साथ आप कोई भी एस्पिरिन ऐड कर देंगे, तो वो एक बेहतरीन जो है ना वो आपका एक एंटी स्ट्रेस फार्मूला बन जाएगा। क्यों कि उसमें भी बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, वो जो आपकी थ्रू पेंटिंग, जो पेंटिंग के थ्रू जो आपका हीट लॉस हुआ है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस हुई है, वो थ्रू कुक आपका पूरा हो जाएगा। और पेंटिंग जो है इसको जो है आप वही चीज़ आ गई कि इसको कवर करने के लिए हम यही चीज़ यूज़ करेंगे कि जिसमें आपका जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो कम हो सके।